नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई लर्निंग के साथ। आप सबके सामने मैंने फर्स्ट पोस्ट न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है, आप सबको नज़र आ रहा होगा। बॉम्बिंग लाइक दे हैव नेवर सीन बिफोर, वाई हैज़ डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन ईरान क्वेश्चन मार्क। कुछ और आर्टिकल्स हैं, पहले हम आर्टिकल्स वगैरह देख लेते हैं, फिर हम आएंगे कि इस जो ये हेडलाइन है इसका क्या मतलब है और उसका हमारे भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, राइट। तो देखिए, मैंने आप सबके सामने द टेलीग्राफ ऑनलाइन का भी आर्टिकल लगा रखा है। यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ ही नज़र आएगी। मैं इसकी हेडलाइन आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है। यहाँ पे सेम ही चीज़ आपको यहाँ पे भी ऐसा रिसीव होगी। यूएस विल रिसीव स्ट्रॉन्ग ब्लो, ईरान सुप्रीम लीडर खमीनी रीवलप्स डोनाल्ड ट्रंप थ्रेट ओवर न्यूक्लियर डील। एक्चुअली में अब हम आते हैं एक्चुअली में हुआ क्या है। तो हुआ ये है कि जो यूएस है, यूएसए में हुए हैं अभी हाल ही में क्या चुनाव, राइट। और चुनाव को हुए नवंबर के आसपास हुए थे यूएस में चुनाव। और अब वहाँ पे जो नए एज अ प्रेसिडेंट चुन के आए हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, राइट। आप सबको ये यहाँ पे हेडलाइन दिख रही होगी, राइट। तो इन्होंने क्या किया, जो वहाँ यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इंटरव्यू वगैरह देते टाइम इंटरव्यूअर को एज अ बताते टाइम एक चीज़ बोली, या ये ईरान के टॉपिक पर पहुँचे, राइट, कि ईरान को लेके आपका क्या स्टैंस है, जो इंटरव्यूअर है उसने पूछा। तो इन्होंने सिंपली कहा कि ईरान को मैं कई बार समझा चुका हूँ कि वो अपना जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम वो रन कर रहे हैं उसको वो जल्द से जल्द बंद करें, और जो एक एग्रीमेंट है ये हमारे साथ साइन करें, वरना हम उनके ऊपर इतने बॉम्बिंग करेंगे कि उनने कभी देखी नहीं होगी, या उनकी जो न्यूक्लियर साइट है हम उनके ऊपर इतनी बॉम्बिंग वगैरह करेंगे कि उनको बेसिकली वो डिस्ट्रक्शन वो जीवन भर शायद उससे निकल ही ना पाए, राइट। तो एक किस्म से धमकाया है वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किसको, ईरान को। अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को यहाँ पे क्यों धमकाया, राइट। यहाँ पे ईरान ने ऐसा क्या कर दिया जिससे डोनाल्ड ट्रंप इतनी ज़्यादा नाखुश हैं, या वो बेसिकली यहाँ पे धमका रहे हैं किसको, ईरान को। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा बेस वगैरह आपको बता देता हूँ, जिससे आपको चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर वे में समझ आए, राइट। तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे हुआ क्या है कि ईरान जो है वो कहाँ है, वो मिडिल ईस्ट में है, राइट। और ईरान क्या करता है कि ईरान ने कुछ टाइम से क्या कर रहा है, वहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है ईरान अपना। न्यूक्लियर प्रोग्राम का मतलब हिंदी में आप इसका मतलब ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इसका मतलब है परमाणु बम या परमाणु प्रोग्राम, राइट। उसका नाम है न्यूक्लियर प्रोग्राम, राइट। इंग्लिश में उसको न्यूक्लियर प्रोग्राम कहते हैं। कि अगर मान लेते हैं जो ईरान है, अगर वो न्यूक्लियर प्रोग्राम में कंप्लीट सफलता वगैरह हासिल कर लेता है, या इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह चल रहा है अगर ये कंप्लीट हो जाता है, तो जो ये ईरान है ये भी एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बन जाएगा। यहाँ पे इसके पास भी क्या आ जाएंगे, न्यूक्लियर पावर वेपन्स आ जाएंगे, या न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे बेसिकली। जिसका मतलब हुआ कि परमाणु बम वगैरह वाला देश जो बनेगा वो कौन बनेगा, जिसके पास परमाणु हथियार होंगे, वो उस मिडिल ईस्ट में ऐसा ईरान उभर के आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये यूएस नहीं चाहता है कि ईरान क्या करे, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह कंप्लीट करे, क्योंकि इसमें कई यूएस के यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह वायलेट हो रहे हैं, या उनके इंटरेस्ट वगैरह हैम्पर हो रहे हैं। जैसे सबसे पहला जो इंटरेस्ट है वो है इजराइल को लेके, राइट। जो यूएस है, यूएस अपना ऐसा सबसे बड़ा एलाई बोल लीजिए, सबसे बड़ा दोस्त के लीजिए, ऐसा छोटा भाई इन टर्म्स में आपको बताऊँ तो वो किसको मानता है, वो इजराइल को अपना ऐसा छोटा भाई मानता है। कौन, यूएस एज अ कंट्री। और जो उसका ऑल टाइम एलाई है वो इजराइल है। और जो इजराइल है वहाँ पे क्या है कि वो ईरान को पसंद नहीं करता, या इन दोनों के बीच में टसल वगैरह है। ये दोनों जो देश हैं ये बहुत दुश्मन टाइप के हैं, राइट। कि जो वहाँ पे ईरान में करंट रिजीम है, जो अभी वहाँ पे ऐसा जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इस आर्टिकल में, जो खमीनी है वहाँ के सुप्रीम लीडर, कहाँ के, ईरान के। तो इजराइल है वो इनको बिल्कुल नहीं पसंद करता, या जो इनकी पॉलिसीज़ हैं या इनके जो भी तौर तरीके हैं उसको इजराइल बिल्कुल पसंद नहीं करता है। इस वजह से क्या है कि जो यूएस के इंटरेस्ट हैं किसके साथ, इजराइल के साथ, या इजराइल को ऐसा छोटा भाई मानता है यूएस। तो जो ईरान है वो आए दिन अभी बॉम्बिंग वगैरह भी की हुई थी, या मिसाइल्स वगैरह भी बरसाए थे किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर।
और इसराइल क्या करता है, इसराइल जैसे वहाँ पे अभी गाजा ऑपरेशन वगैरह कर रहा है, या हमास वगैरह को यहाँ पे जो कई लीडर्स हैं हमास के, उनको मार डाला किसने, इसराइल ने। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इसराइल के ऊपर अक्टूबर 2023 के आसपास क्या किया कि कई सारी मिसाइल्स वगैरह इसराइल के ऊपर बरसाई, और इजरायली जो नागरिक हैं उनमें से कई सारे नागरिकों को वो ले गए, कौन, हमास। और जो हमास है वो जो इसराइल का मैटर है उसमें हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमास और इसराइल का मैं टॉपिक कवर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हम कवर करेंगे ऐसा ईरान और यूएस को। क्या है, ईरान और यूएस में ऐसा क्या हो गया कि ईरान और यूएस यहाँ पे एक दूसरे के एकदम खिलाफ हो गया। तो मैं आपको ऐसा इसकी थोड़ी सी बेस वगैरह हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। तो मैं आपको ऐसा ले चलता हूँ यहाँ पे 2003 में। 2003 में क्या हुआ कि जो ईरान है वो अपना इन्फ्लुएंस वगैरह बना रहा था, कहाँ पे, मिडिल ईस्ट में, या उभर के आ रहा था मिडिल ईस्ट में। तो हुआ क्या, उसी टाइम पे जो यूएस है, यूएस ने 2003 में क्या किया, वो इन्वेड कर दिया किसको, इराक को। अभी मैं आपको मैप पे ले चलूँगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर टर्म्स में समझ में आएंगी। अभी आपसे जो मैं कंट्रीज़ का नाम ले रहा हूँ आप इनको रिलेट करके चलना, राइट। जैसे ही हम मैप में पहुँचेंगे आपको सारी चीज़ें प्रॉपर क्लियर होंगी कि यहाँ पे चीज़ें कैसे हुई, राइट। तो 2003 में क्या हुआ, ईरान अपना वर्चस्व कह लीजिए या अपना ऐसा उस रीजन में ऐसा उभर के आने की कोशिश कर रहा था एज अ लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड है, या एज अ लीडर ऑफ एज अ वॉइस ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। तो अपना इन्फ्लुएंस वगैरह जमा रहा था 2003 के आसपास ईरान। तो उस टाइम पे हुआ क्या कि यूएस ने इन्वेड किया, या एक किस्म से घुसपैठ की किसके अंदर, इराक के अंदर। और जब यूएस ने अपनी मिलिट्री के साथ इन्वेड किया इराक को, तो इराक में जो भी करंट रिजीम थी या उनकी गवर्नमेंट थी या कोई भी था, वहाँ पे हुआ क्या कि वहाँ पे चीज़ें इतनी ज़्यादा बर्बाद हो गई इराक में, इतनी ज़्यादा वहाँ पे डिस्ट्रक्शंस वगैरह क्रिएट की यूएस ने कि वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे अनस्टेबिलिटी और क्या हुआ कि वैक्यूम वगैरह क्रिएट हुआ। वैक्यूम का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे कोई भी ऐसा लीडर नहीं बचा इराक में जो कि इराक को एक नई दिशा दिखा सके या इराक को एक नए डेवलपमेंट की तरफ ले जा सके। क्योंकि क्या हुआ कि जो यूएस है उसने इन्वेड किया इराक को, राइट। अब जो उनके रीजन्स हैं उनके ऊपर भी ज़्यादा यहाँ पे डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम डीप जाएंगे किसी भी टॉपिक के ऊपर तो उसके लिए एक अपडेटेड या एक अलग सी वीडियो भी बन सकती है। अगर आप सब लोगों को उन सब चीज़ों पे एक अपडेटेड वीडियो चाहिए तो मैं उसके लिए, आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में उसके लिए लिखें, और देन मैं उसके लिए आपके लिए एक अलग सी वीडियो बिल्कुल बनाऊँगा। लेकिन अभी जो चीज़ें हैं वो से मैं आपको ऊपर से इस वजह से रिलेट करवा रहा हूँ कि आपको ऐसा बेस पता चले कि यूएस और ईरान में ऐसा क्या हो गया इन दोनों के बीच में कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो धमका रहे हैं किसको, ईरान को, कि अगर आप हमारे साथ न्यूक्लियर डील वगैरह साइन नहीं करते हैं या कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ की डील वगैरह साइन नहीं करते हैं तो हम आपके ऊपर बॉम्बिंग करेंगे, और बॉम्बिंग ऐसी करेंगे कि आप जीवन भर या उस बॉम्बिंग से निकल नहीं पाएंगे, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे 2003 में फिर हुआ क्या कि जब वहाँ पे वैक्यूम वगैरह क्रिएट हो गया इराक में, फिर उसको संभाला ईरान ने, ठीक है। ईरान की वहाँ पे ईरान का सपोर्ट रहा, फिर इराक को जो बर्बाद हो चुका था यूएस की इन्वेजन के बाद। यहाँ पे कई सारे इंटरेस्ट थे यूएस के 2003 में, ऐसा ऑयल कैप्चर करना, क्योंकि जो इराक है इसके पास भी अच्छा खासा ऑयल रिजर्व था। ऑयल रिजर्व, क्रूड ऑयल रिजर्व की बात कर रहा हूँ मैं वहाँ पे। खैर मैं उसके अंदर ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि वो वीडियो भी हमारी यहाँ पे लंबी हो जाएगी, और जो हमारा ऐसा टॉपिक है हम उससे भटक भी जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आई होप कि आपको यह समझ आया होगा कि यूएस और ईरान के बीच में ऐसी क्या चीज़ें हुई जिससे यूएस और ईरान में जो एक किस्म से कहा जाए इन दोनों के बीच में दरार वगैरह हुई, और दरार इतनी ज़्यादा बढ़ गई। और दरार का बढ़ने का पीछे यहाँ पे एक रीजन इजराइल का भी है, क्योंकि जो यूएस है, यूएस के ज़्यादातर इंटरेस्ट रिलाई करते हैं इजराइल के साथ, या वो अपना एज अ छोटा फ्राम या छोटा भाई या एज अ ऑल टाइम एलाई मानता है किसको, इजराइल को, कौन, यूएस। और जो इजराइल है वो ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं करता, ईरान की करंट रिजीम को भी बिल्कुल पसंद नहीं करता इजराइल। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में तकरार बनी ही रहती है। आप सब लोगों को हमेशा न्यूज़ में देखने को ही मिलता होगा। अभी तो खैर इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया था इजराइल हमास का कि यहाँ पे ईरान को भी क्या करना पड़ा, ईरान ने भी रिटेलिएशन में क्या किया कि इजराइल के ऊपर कई सारी मिसाइल्स वगैरह से अटैक कर दिया। यहाँ पे अटैक ईरान ने किया, फिर उसके रिपरकशंस में जो इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने अपने फाइटर जेट वगैरह भेजे, और जो इजरायली फाइटर जेट है वो ईरान के पास जाके बॉम्बिंग वगैरह कर आ गए। लेकिन उनकी जो न्यूक्लियर साइट है इसको टच नहीं किया इजराइल ने, लेकिन वो धमकाता जरूर रहा इजराइल, राइट। तो आई होप कि यहाँ पे
समझ में आया होगा आपको कि जो यूएस है, यूएस के यहाँ पे आपको दो रीजन समझ में आएंगे बड़े बड़े, कि एक तो वो जो इसराइल है जो उसका ऑल टाइम दोस्त कह लें या एक छोटा भाई मान सकते हैं आप यूएस का, और ऑल वेदर एलाई है वो इसराइल यूएस का। तो इसी वजह से जो यूएस है, एक तो इस वजह से उसके मेल वगैरह नहीं खाते हैं ईरान से, और ईरान की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि क्या करती हैं, पूरी तरीके से इसराइल को क्या करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, राइट। तो इस वजह से भी यूएस ईरान को यहाँ पे पसंद नहीं करता है। और ईरान ने कई बार क्या भी किया हुआ है, कई बार ईरान क्या करता है, जैसे यूएस हर जगह मान लेते हैं, उसके हर जगह ही बेस है, मिलिट्री बेस अगर आप देखें इन ऑल ओवर द वर्ल्ड तो आपको ज़्यादातर बेस मिलेंगे यूएस के हर जगह। और यूएस के जो बेसिस हैं वहाँ पे क्या है कि ईरान के, जैसे मान लेते हैं यूएस के बेसिस सीरिया में है या इराक में है, तो यहाँ पे जो ईरान जो अपोजिशन पार्टी या एज अ टेरर ग्रुप्स को जो फंड करता है, तो इससे क्या होता है, वो यूएस की ही आर्मी को इनडायरेक्टली तौर पे क्षति पहुँचाते हैं, यूएस की आर्मी को मारते हैं। वो जो टेरर ग्रुप्स हैं जिनको कौन सपोर्ट करता है, ईरान सपोर्ट करता है। ये खुल के ईरान कभी नहीं कहता है कि वो इनको सपोर्ट करता है, लेकिन कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली तौर पे ही की जाती हैं, क्योंकि सामने से खुल के नहीं आ जाता है इन सब चीज़ों में। आई होप आप ये मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो, क्योंकि ये पूरा गेम ही जियो पॉलिटिक्स का है। यहाँ पे लोग क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, राइट। इस टाइप से यहाँ पे बहुत ही ब्रॉडर टाइप की पॉलिटिक्स खेली जाती है, कहाँ पे, जियो पॉलिटिक्स में। और जियो पॉलिटिक्स में एक कहावत भी है, यहाँ पे आपका कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं है इन द टर्म्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स, और यहाँ पे आपका कोई भी परमानेंट एनिमी नहीं है। ये जो कोट है ये यूएस के ही कई जो वहाँ पे फॉरेन मेकर्स हैं या कई फॉरेन मेकर्स हैं उनका एक कोट है कि या तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है, यहाँ पे सिर्फ आपके इंटरेस्ट मेल खाते हैं, कि अगर मान लेते हैं आपका किसी के साथ इंटरेस्ट है या किसी के साथ आपका फ़ायदा है और दूसरी कंट्री का भी आपके साथ ऐसा फ़ायदा है, तो आप लोगों की खूब जमेगी। अगर मान लेते हैं कि आप दोनों में से किसी के भी इंटरेस्ट वायलेट हुए तो चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, राइट। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ऐसा एक कोट बोला हिंदी में कि यहाँ पे कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं है इन द टर्म्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स, और कोई भी परमानेंट यहाँ पे एनिमी नहीं है। आई होप आप ये मेरा पॉइंट यहाँ समझ पाए होंगे। अब हम आते हैं एक्चुअली में करंट सिनेरियो पे। एक्चुअली में जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ऐसी धमकी ईरान को क्यों दी और उसके पीछे का क्या रीज़न है, आप सब रीज़न तो समझ ही गए होंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे जो ईरान है वो क्या कर रहा है, वो न्यूक्लियर पावर डेवलप कर रहा है, या उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है कई सालों से। अब वो बहुत ज़्यादा करीब है किस चीज़ के, न्यूक्लियर पावर कंट्री बनने के। कौन, ईरान। और जो यूएस है वो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बने, क्योंकि अगर ईरान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बनता है तो इससे क्या है, इससे जो यूएस की एलाइज वगैरह हैं इन द रीजन ऑफ मिडल ईस्ट, जैसे मैं आपको सबसे पहले मैप ही पे ले चलता हूँ, राइट, कि मैप पे आपको ज़्यादा तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा। आई होप कि आप सबको नज़र आ रहा होगा, मैप पे आ चुके हैं। और यहाँ पे देखिए ये है हमारा प्यारा भारत, है ना, और ये है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये है यहाँ पे ईरान, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं जो सबसे बड़ा यहाँ पे जो कंसर्न है यूएस का, वो इजराइल को लेके तो है ही, और यहाँ पे जो उसके यूएस के करंट में जो एलाइज कंट्रीज़ हैं या उनके जो फ्रेंड्स हैं, यूएस के फ्रेंड कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, यहाँ पे यूएई हो गया, कई सारी कंट्रीज़ हैं, जो कि यहाँ पे इजिप्ट है, ये कई सारी कंट्रीज़ हैं इन मिडिल ईस्ट। अगर मान लेते हैं ईरान यहाँ पे न्यूक्लियर पावर देश बन जाता है, न्यूक्लियर पावर की पावर्ड कंट्री बन जाता है, तो उससे होगा क्या कि जो रीजन है यहाँ पे इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, या कल के दिन ईरान किसी भी देश के ऊपर अटैक भी कर सकता है। और ईरान कई सारे इनडायरेक्टली तौर पे कई सारे टेरर ग्रुप्स को भी फंड करता है, जैसे अभी मैंने आपको आई होप बताया है कि नहीं, कि इजराइल में जो हमास है उसका भी लिंक किसके साथ है, या उसको भी इनडायरेक्टली तौर पे कौन सपोर्ट करता है, उसको इनडायरेक्टली तौर पे सपोर्ट करता है ईरान। उसको जो भी फंडिंग वगैरह चाहिए होती है, जो भी हथियार वगैरह चाहिए होती है, जो भी बॉम्बर्स वगैरह चाहिए होते हैं, जो भी मिसाइल्स वगैरह चाहिए होते हैं, वो कौन प्रोवाइड करता है इनडायरेक्टली तौर पे, वो ईरान यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे जो हूती रिबल्स का भी मैंने आपको भी बताया था कुछ टाइम पहले, आई होप कि आपने अगर वो वीडियो मेरी देखी है, तो वहाँ पे जो इन यमन में जो एक रेबल ग्रुप है इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ यमन, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कि जो ईरान यहाँ पे भी जो हूती रेबल्स हैं उनको सपोर्ट करता है, उनको फंड वगैरह करता है, उनको जैसे उनके पास हथियार वगैरह हैं या हर चीज़ है, वो सपोर्ट करता है किसको, हूती रेबल्स को। और वो इन सब को सपोर्ट करने से क्या करना चाहता है ईरान ये करना चाहता है, ईरान अपना दबदबा बनाना चाहता है। कहाँ पे, इस रीजन में। मैंने अभी आपको बताया ना कि ईरान का सपना क्या है। ईरान का सपना सिंपल सा है, और कि वो एज अ इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बने,
या जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं कई सारी, उनका लीडर बन के आए कौन? ईरान। इस वजह से वो क्या करता है, जैसे मान लेते हैं जो कई सारी कंट्रीज़ हैं उनमें क्या करना चाहता है वो कि जो तख्ता पलट है वो करवाना चाहता है और अपनी जो टेरर ग्रुप्स हो गए या उनके हिसाब के जो लोग हो गए उनको बैठालना चाहता है, जिससे क्या हो कि वो सब लोग किसकी बात माने? ईरान की बात माने। और ईरान यहाँ पे निकल के आए कहाँ पे? मिडिल ईस्ट का एज अ लीडर या एज अ सुप्रीम लीडर निकल के आए इन इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक कंट्रीज़। आई होप आप ये मेरा पॉइंट समझ पा रहे हूँ। मैं आपको कुछ बहुत बड़े बड़े टर्म यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन ये सारे टर्म रिलेट करते हैं। ये हर एक टर्म जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको रिलेट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ इसको रिलेट करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत प्यारी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से गैदर होंगी या अंडरस्टैंड होंगी, राइट। तो यहाँ पे अभी हुआ क्या कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ईरान को 2 महीने का टाइम दिया कि आप एक काम करिए, तो आपको हम 2 महीने का टाइम देते हैं और टाइम देने के बाद अगर आपने न्यूक्लियर पावर या अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ईरान का वो अगर आपने बंद नहीं किया तो हम क्या करेंगे? हम आपके ऊपर बॉम्बिंग करेंगे, राइट। बॉम्बिंग कैसे करेंगे? ऐसी बॉम्बिंग करेंगे। जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बोला कि आप जीवन भर इस चीज़ को याद रखोगे कि आप उससे कभी निकल नहीं पाओगे या उसको डेवलप नहीं कर पाओगे कि ये किस टाइप की बॉम्बिंग हुई। इस तरीके का जो उनका एज अ थ्रेट था, एज अ धमकी थी, वो किसको थी? ईरान को थी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद एक चीज़ ये निकल के आई कि उसके बाद फिर ईरान का भी यहाँ पे अप्रोच वगैरह सुना गया या ईरान का भी वहाँ से फिर काउंटर एज अ जवाब टाइप का आया। तो ईरान ने सिंपली ये बोला यूएस से कि आप अगर ये चाहते हैं कि हम आपके साथ न्यूक्लियर पावर जो ट्रीटी है या जो हम अपना न्यूक्लियर पावर्ड प्रोग्राम है इसको बंद कर दें, तो आप हमें एक चीज़ बताएं कि हमने आपके साथ ये चीज़ पहले करी भी है, राइट। मैं अभी आपको ये टर्म भी यहाँ पे बताऊंगा कि क्या हुआ था कि जो ईरान है, ईरान ने 2015 के टाइम पे जब बराक ओबामा एज अ प्रेसिडेंट थे कहाँ के? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ईरान के साथ यहाँ पे एक एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट किस टाइप का किया? एग्रीमेंट इस टाइप का किया बराक ओबामा ने इन 2015 कि इन्होंने एक GCPOA यहाँ पे साइन किया। किसके साथ? ईरान के साथ। अब ये GCPOA क्या है? GCPOA ये है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, या ये क्या है? मैं एक मिनट आप यहाँ पे रुकना, मैं आपको पूरी तरीके से यहाँ पे बताता हूँ कि एक्चुअली में ये GCPOA है क्या। ये GCPOA उसका मतलब है यहाँ पे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। मैं इस चीज़ को मैं बोल यही रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था GCPOA के फुल फॉर्म को लेके यहाँ पे, राइट। यहाँ पे मैं क्या था, प्रोग्राम को यार पार्टनरशिप की तरह जोड़ रहा था, लेकिन फिर मुझे ये भी लग रहा था कि अगर मैं यहाँ पे गलत बोलूँगा तो आप सबको एक गलत मैसेज जाएगा, राइट। तो इस वजह से अगर मैंने वहाँ पे कोई भी गलत चीज़ बोली हो GCPOA के लिए तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप सबसे। तो अब हम आते हैं, क्या हुआ कि 2015 में जो बराक ओबामा है वो आए, वो एज अ टर्म संभाल रहे थे और प्रेसिडेंट इन US, और वो उनका सेकंड टर्म था, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ कि GCPOA साइन किया गया किसके साथ? ईरान के साथ। और ईरान की जो करंट रिजीम है उसको ये बोला गया, या ईरान की जो गवर्नमेंट है या वहाँ पे रिजीम है जो कि कंट्रोल कर रही है एज अ लीडर इन ईरान, राइट, या वहाँ पे जानी जाती है एज अ लीडर इन ईरान, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि GCPOA यहाँ पे साइन किया गया। इसका मतलब था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम प्लान ऑफ एक्शन। यहाँ पे जो ये चीज़ यहाँ पे साइन की गई, इससे क्या किया गया? यूनाइटेड स्टेट्स ने जो ईरान से ये बोला कि हम आपके ऊपर जितने भी सैंक्शंस वगैरह हैं, जो भी पाबंदियाँ वगैरह हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, उसको हम बंद कर देंगे, उसको हम पूरी तरीके से हटा देंगे आपके लिए ईरान। आपको बस क्या करना है, आपका जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है इसको जो आप ये तेज़ी से चला रहे हो न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसको आपको एज अ लिमिट लगानी पड़ेगी, या इसको बहुत कम टाइम आपको इसको एज अ बहुत स्लो करना पड़ेगा, राइट। ये बेसिकली डिमांड थी किसकी? US की इन जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो कि बराक ओबामा के टाइम पे किया गया था। किसके साथ? ईरान के साथ। किसने किया था? बराक ओबामा ने किया था, राइट। फिर उसके बाद हुआ क्या कि 2018 के आसपास जो जब एज अ फर्स्ट टर्म निभा रहे थे यहाँ पे कौन? डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे एज अ फर्स्ट टर्म निभा रहे थे ऑफ प्रेसिडेंटी ऑफ US। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ईरान को बिना बताए यहाँ पे US को इस डील से बाहर निकाल दिया। US को इस डील से बाहर निकाल के, और उन्होंने क्या किया? US को जैसे इस डील से बाहर निकाला, कई सारे सैंक्शंस वगैरह या पाबंदियाँ वगैरह लगा दी। किसके ऊपर? ईरान के ऊपर, कई सारी। इससे क्या हुआ? इससे ईरान बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ और ईरान की जो इकनॉमी है वो
पूरी तरीके ठप हो गई। क्योंकि पहले क्या था, पहले ईरान अपना ऑयल वगैरह बेचकर पैसा वगैरह कमाता था, राइट। उसकी इकोनॉमी में जैसे वो ऑयल वगैरह को एक्सपोर्ट करता था, हम भी उससे ऑयल वगैरह लेते थे, हम भी उससे ऑयल वगैरह लेते थे। लेकिन उससे होता क्या था कि ईरान को ऐसा सपोर्ट मिलता था या उनकी इकोनॉमी को ऐसा सपोर्ट मिलता था। लेकिन 2018 में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए, इन्होंने कई सारे सैंक्शन वगैरह लगा दिए, किसके ऊपर, ईरान के ऊपर। और ये जो JCPOA है या जो ये जो एग्रीमेंट है, इससे पुल आउट कर लिया किसको, यूएस को। तो इससे ईरान बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ। तो अब वही चीज़ ईरान यहाँ पे बोल रहा है, जब वो अभी रिटेलिएटरी जब ईरान ने कहा इस बारे में, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला कि जो आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान, इसको बंद कर दीजिए। तो ईरान ने सिंपली ये बोला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कि हम आपके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पहले भी ऐसा काम किया हुआ है कि हमने आप पे भरोसा करने के बाद एक कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन किया और आपके यहाँ कोई भी ऐसा पॉलिटिकल चेंज आया, तो उसकी वजह से हुआ क्या कि यहाँ पे सफ़र हमको करना पड़ा, या आपने जो यूएस है उसने पुल आउट कर लिया था उस प्रोग्राम से। तो आप ऐसा ट्रस्टवर्दी मुझे नहीं लगते। जो ईरान है उनका कहना है यहाँ पे कि उनको यूएस बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं लगता है इस टर्म्स में। क्योंकि यूएस क्या कर रहा है, यूएस ने बिना बताए ही ईरान को क्या किया कि उसको JCPOA से बाहर निकाल दिया, किसको, यूएस को। और यहाँ पे ईरान के ऊपर कई सारे इम्पोजल या पाबंदियाँ वगैरह इम्पोज कर दी, सेंसर्स वगैरह इम्पोज कर दिए, किसने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। तो इसी वजह से जो वो है वो कह रहा है यूनाइटेड स्टेट्स से कि हम आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकते, और हम जो आपकी ये धमकियाँ वगैरह हैं इससे हम बिल्कुल भी नहीं डरते। और जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, जो अभी मैंने आपको आर्टिकल में भी दिखाया था, अली खमीनी इनका नाम है, और इनका जो ये वहाँ पे सुप्रीम लीडर है ऐसा ईरान, तो इनका एक इसका काउंटर जो यहाँ पे बात है, काउंटर एज अ यूएस का, कि यूएस ने बोला कि हम आपके ऊपर अटैक वगैरह करेंगे। तो खमीनी ने ये चीज़ बोला यूएस के इस बात के बाद या इस बात के काउंटर में कि अगर आपने हमारी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह है या न्यूक्लियर साइट्स हैं जहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा है, किसका, ईरान का, अगर आपने यहाँ पे भूल के भी अटैक वगैरह किया तो हम आपके ऊपर इसके रिटेलिएटरी या भयानक इस तरीके से अटैक करेंगे यूएस आपके ऊपर कि आप भी इस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे चीज़ें दोनों तरफ से गरमाई हुई हैं, या दोनों लोग यहाँ पे गर्म हुए हैं। एक तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप भी गर्म है कि वो भी पीछे नहीं हटने को तैयार है, राइट। और यहाँ पे जो ईरान है वो भी कह रहा है कि हम भी यहाँ पे बिल्कुल भी आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने हमें पहले धोखा दिया है, या आपने हमारे साथ डील साइन की और उसके बाद आपने खुद को पुल आउट कर लिया और हमारे पर कई सारे सेंसर्स वगैरह लगा दी, जिससे हमारी इकोनॉमी वगैरह डिस्ट्रॉय हो गई, है ना। तो इसके ये सब कहने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने अपने ऐसा धमकी में एक चीज़ और बोली कि हम जो ऐसा सेकेंडरी टैरिफ वगैरह भी इम्पोज करेंगे किसके ऊपर, ईरान के ऊपर, अगर वो हमारी बात वगैरह नहीं मानता, और बॉम्बिंग वगैरह भी उसके ऊपर करेंगे। सेकेंडरी टैरिफ का मतलब अभी मैंने आप इसके रिलेटेड एक वीडियो और बनाई थी वेनेजुएला ऑयल को लेके, कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने सेकेंडरी टैरिफ वगैरह अनाउंस किए हुए हैं किस कंट्रीज़ के ऊपर, जो भी कंट्री वेनेजुएला से ऑयल वगैरह इंपोर्ट कर रहा था या खरीद रहा था, कि उसके ऊपर एडिशनल सेकेंडरी टैरिफ्स वगैरह लगाए जाएंगे। एडिशनली का मतलब ये होता है कुछ बढ़ा चढ़ाकर और टैरिफ्स वगैरह इंपोज करना, किसकी तरफ से, यूएस की तरफ से, कि आप यूएस में अपना सामान वगैरह या यूएस में आपके कोई भी बैंक अकाउंट वगैरह हैं वो फ्रीज हो जाएंगे, और आप वहाँ पे सामान वगैरह जो आपका सामान मान लेते हैं कि 100 रुपये का आता होगा, और यूएस ने आपके ऊपर पहले से ही ऐसा टैक्स वगैरह लेती होगी यूएस गवर्नमेंट 10% 15% के आसपास, तो वो सामान आपका यूएस मार्केट में बिकता होगा 115 रुपीज़ का। लेकिन अगर यूएस ने और एडिशनल उसके ऊपर कुछ टैक्स वगैरह लगाया या टैरिफ वगैरह लगाया, तो आपका जो सामान है वो और ज़्यादा महंगा बिकेगा यूएस में, और इससे होगा क्या कि आपकी इकोनॉमी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होगी, क्योंकि आप सामान ही नहीं बेच पाओगे यूएस में। कोई भी चीज़, कोई भी आम इंसान सामान महंगा तो खरीदेगा नहीं, राइट। आई होप आप भी मेरा पॉइंट यहाँ समझ पा रहे होंगे। तो ये मतलब है यहाँ पे सेकेंडरी टैरिफ का। और जो ये टैरिफ्स वगैरह हैं, ये सब कहने के बाद यहाँ पे कंक्लूजन सिंपल सा ये निकल के आता है कि यहाँ पे एक ऐसा ईरान ने एक चीज़ और बोली कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कोई भी डायरेक्ट निगोसिएशन नहीं करना चाहेंगे। डायरेक्ट निगोसिएशन का मतलब यहाँ पे सिंपली कहा गया है किसकी तरफ से, ईरान की तरफ से, यहाँ पे कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है डील को लेके, तो वो एज अ इंटरमीडियरी इनडायरेक्टली तौर पे हमसे बात कर सकता है। बात करने का मतलब जैसे वो यहाँ पे किसको एज अ इंटरमीडियरी बना रहा है ईरान, वो बना रहा है यहाँ पे इंटरमीडियरी ओमान को। ओमान यहाँ पे आपको ये देश दिख रहा है जिसकी बॉर्डर लगती है सऊदी अरेबिया के साथ और
यमन के साथ, है ना। ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा जहाँ पे मैं कर्सर वगैरह अपना दिखा रहा हूँ आपको, राइट। तो ये जो ओमान है इसको एज इंटरमीडियरी बना रहा है कौन, ईरान, कि अगर यूएस को हमसे कोई भी डील के बारे में बातचीत वगैरह करनी है तो वो किसके थ्रू कर सकता है, ओमान के थ्रू हमसे कर सकता है, राइट। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ समझ आया होगा कि अगर ईरान को यहाँ पे वो डील वगैरह समझ में आती है या उस डील वगैरह में ईरान को कुछ इंटरेस्ट वगैरह आता है तो वो यूएस के साथ करेगा ये डील। आई होप यहाँ पे आपको मेरा पॉइंट्स वगैरह सारे समझ में आ रहे हो। एक तरफ ईरान पूरी तरीके से पूरी तरीके से इनडायरेक्ट वे, राइट, मना कर रहा है किसको, यूएस को, लेकिन वो उसी के दूसरे टाइम ईरान ये भी कह रहा है कि आप ऐसा हमसे इनडायरेक्टली निगोसिएशन कर सकते हैं, किसके थ्रू, ओमान के थ्रू। ओमान को ऐसा इंटरमीडियरी बना के आप हमसे निगोसिएशंस वगैरह कर सकते हैं अगर हमको आपकी डील वगैरह पसंद आती है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहाँ पे ऑफर करेगा। कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का कहना सिंपल सा है कि जो ईरान है वो अपनी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको पूरी तरीके से बंद करे और आगे वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगा, या जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको आगे बिल्कुल भी इन फ्यूचर कंडीशन कभी भी इस प्रोग्राम को नहीं चलाएगा। तो आई होप कि ऐसा तो ईरान कभी करेगा ही नहीं, आई होप कि शायद कर भी ले, क्योंकि कोई जियो पॉलिटिक्स में इतनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी है या इंटरनेशनल लेवल पे इतनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन इससे अब होगा क्या कि मिडिल ईस्ट में टेंशन्स वगैरह पूरी तरीके से बढ़ी हुई हैं और यहाँ पे टेंशन इस तरीके से बढ़ी हुई हैं कि यहाँ पे बड़ी या ब्रॉडर वॉर के चांसेस भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, है ना। आई होप यार को ये पॉइंट्स वगैरह यहाँ पे समझ आए होंगे और जो मुझसे यहाँ पे कुछ भूल चूक हुई हो इस वीडियो में तो मैं उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। जैसे GCPO को लेके हो गया था, मुझे कन्फ्यूजन थी उसके फुल फॉर्म में, तो इस वजह से मैंने क्या किया, वहाँ पे अगर मैंने कुछ गलत फुल फॉर्म वगैरह का उपयोग किया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, राइट। उसको मैंने करेक्ट भी किया उसी टाइम पे, क्योंकि मैं आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बताऊँगा या कोई भी ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं बताना चाहूँगा जो कि गलत हो अपने आप में या जिसका कोई भी पॉइंट या सेंस ना बने, राइट। आई होप को आपको ये सब पॉइंट्स वगैरह यहाँ समझ आए होंगे और आप सबसे मैं इसी टॉपिक से लेना चाहूँगा अलविदा। और अलविदा लेने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं एक चीज़ और यहाँ पे मिस कर रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट हमारे भारत पे कैसे हुआ, राइट। आप सबका एक सवाल होगा यहाँ पे। ये सवाल ऐसे है कि अगर मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे वॉर वगैरह हो जाती है या जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो क्या करता है, बॉम्बिंग वगैरह शुरू कर देता है ईरान की, अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह बंद नहीं करता है ना। कितना टाइम दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, 2 महीने के आसपास दिया है कि अगर 2 महीने के अंदर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करता है तो यूएस उस पर ऊपर स्ट्राइक्स वगैरह करेगा या बॉम्बिंग वगैरह करेगा भयानक तौर पे। तो इससे होगा क्या, इससे एक तो सबसे पहली चीज़ ये होगी कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो सर्च करेंगे बहुत तेज़ी से ऊपर की साइड बढ़ेंगे और इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर भी आएगा और हमारा प्यारा भारत के ऊपर भी यहाँ पे इसका पूरी तरीके से इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि इन द ऑयल मार्केट ईरान एक बहुत बड़ा प्लेयर है। आपको आई होप मैंने बताया है कि अभी या नहीं कि ईरान एक बहुत बड़ा प्लेयर है यहाँ पे इन द फील्ड ऑफ ऑयल। मैंने आपको भी बताया था कि जब यूएस ने उसके ऊपर सैंक्शंस वगैरह नहीं लगाए थे डोनाल्ड ट्रंप ने इन 2018, तो उसका जो एज एक्सपोर्ट वगैरह करता था वो प्रोडक्ट वगैरह ईरान, तो वो क्या करता था, वो अपना क्रूड ऑयल वगैरह एक्सपोर्ट वगैरह करता था, है ना। तो इससे अब होगा क्या कि जब ईरान के ऊपर अटैक वगैरह होगा इन हाइपोथेटिकल सिनेरियो, अभी तो नहीं हुआ है, इन फ्यूचर अगर होता है यूएस की तरफ से, तो यहाँ पे होगा क्या कि ऑयल की अनसर्टिनिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी या ऑयल की डिमांड वगैरह यहाँ पे कम होगी। क्योंकि यहाँ पे कई सारे देशों को क्या है, जैसे चाइना हो गया, चाइना आज भी क्या करता है, ईरान से ऑयल वगैरह खरीदता है। चाइना हो गया और रसिया भी हो गया, या कई सारे देश हैं जो ईरान के एज एलाइड हैं, वो आज भी ईरान से तेल वगैरह खरीदते हैं, तेल वगैरह परचेस करते हैं। तो अब होगा इससे ये कि अगर ईरान के ऊपर अटैक वगैरह होगा तो उन कंट्रीज़ को तेल वगैरह नहीं मिल पाएगा या उन कंट्रीज़ को क्रूड ऑयल वगैरह नहीं मिल पाएगा। उसकी डिमांड की शॉर्टेज के कारण होगा क्या कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे। ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो इसका सीधा असर किसके ऊपर आएगा, हमारे भारत के ऊपर आएगा और भारत के ऊपर आने से आम जनता के ऊपर इसका पूरी तरीके से सीधा असर आएगा। आई होप कि आपको ये पहला इम्पैक्ट यहाँ समझ आया होगा। जो यहाँ पे सेकंड इम्पैक्ट है वो ये है कि यहाँ पे होगा क्या कि मिडिल ईस्ट में इस टाइप की वॉर वगैरह सिचुएशंस लंबे टाइम तक बनी रह सकती है, इस तरीके से बनी रह सकती है। और कई बार तो कई लोग तो ये भी एक्सपर्ट्स हैं या कई लोग तो ये भी अनुमान लगा के बैठे हुए हैं कि ये अगर मिडिल ईस्ट में वॉर वगैरह एक्सक्रीरेट हुई या बढ़ी तो उससे होगा क्या कि हम वर्ल्ड वॉर 3 के पास भी पहुँच सकते हैं या यहाँ पर कई सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाएंगी। अगर मान लेते हैं कि कल के दिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान के ऊपर यहाँ पे
बॉम्बिंग वगैरह करता है या कुछ और करता है या अटैक वगैरह करता है, तो यहाँ पे होगा क्या कि चाइना, हो सकता है कि चाइना ईरान के सपोर्ट में आए, चाइना ईरान के सपोर्ट में आए और इसराइल रसिया भी यहाँ पे ईरान के सपोर्ट में आए। और इससे होगा क्या कि इससे एक बड़ी वॉर एक्सकिलरेट हो सकती है या बढ़ सकती है। आई होप कि आपको ये मेरा पॉइंट यहाँ समझ आया होगा। और यही कुछ इम्पैक्ट्स वगैरह थे जो मैंने आप सबके साथ आई होप यहाँ क्लियर कर लिए हैं। और इसी के साथ अब मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई लर्निंग के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।